प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मजीद 60 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई के हवाले से इनका ट्रायल चल रहा था। मिलिट्री कोर्ट ने इससे पहले 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई थी और आज मजीद 60 लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, हैदर मजीद को 2 साल, मियाँ इबाद फारूक को 2 साल और बाकी लोगों को भी किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 4 साल सजाएं सुनाई गई हैं। अब बज़ाहिर ये लगता है कि पहले मरहले में सजाएं सुनाई गई थी चंद दिन पहले, उस पर जो आलमी रद्दमल आया था, ऐसा लगता है कि इस रद्दमल को पाक फ़ौज की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है और आज इसके बावजूद कि वो एक रद्दमल आया था, ये सजाएं सुनाई गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आलमी रद्दमल को खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई या उसका दबाव कबूल नहीं किया गया। अब ये मामला जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। पिछली प्रेस रिलीज़ में मास्टरमाइंड का भी जिक्र हुआ था। कुछ लोगों का खदशा था कि इमरान खान को भी मिलिट्री ट्रायल उनका भी किया जा सकता है या शुरू हो सकता है। फैसल वाडा साहब तो बराह रास्त ये कह रहे थे कि अगर एक शख्स का ट्रायल जो है वो एक मुल्जिम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है तो दूसरे का, उसी केस में दूसरे मुल्जिम का भी यहीं पर होगा। वो अपना तज्जिया या ख़बर दे रहे थे। तो अब इमरान खान साहब के हवाले से क्या होगा? उनकी रिहाई का मुतालबा करने के लिए एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात भी हो गई है और बाहर निकल कर जो गुफ्तगू की गई है उसमें वो असीरान की रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं और यही मुतालबा इस कमेटी के प्लेटफॉर्म पर भी वो उठाने जा रहे हैं। तो हालात किस तरफ को बढ़ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, खुशामदीद। मौलाना चांडियो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, आपसे ही शुरू करते हुए, ये जो 60 मजीद मुल्ज़िमान को सजाएं अब सुना दी गई हैं, एक रद्दमल आया था, तहरीक इंसाफ वाले होपफुल थे कि शायद मजीद सजाएं ना सुनाई जाएं क्योंकि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन ने अपना रद्दमल दिया था मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाने के हवाले से। तो ऐसा लगता है कि मिलिट्री कोर्ट में चलने वाले इन ट्रायल्स को का सजाएं सुनाने का मतलब यह है कि उसको मुस्तरद कर दिया गया आलमी दबाव को। अच्छा, देखिए, ये तो आलमी दबाव है नहीं है एक डिफरेंट चीज़, मगर देखें EU की स्टेटमेंट आई, उनका US के स्टेट डिपार्टमेंट ने दी, वो बुनियादी तौर पे आपकी किस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं? वो एक प्रोसेस की लीगैलिटी की बात कर रहे हैं कि आपके निज़ाम अदल में कोर्ट्स मौजूद हैं, आपकी फ़ौजदारी अदालतें मौजूद है। अगर आप आर्टिकल 175 को देख लें, वो बताता है कि कोर्ट्स किस तरह से पाकिस्तान में बनती हैं, कौन कौन सी कोर्ट्स हैं, फिर आगे उस आइन के तहत एक्ट हैं, उसके तहत फर्दर अदालतें बनती हैं, तो उसके तहत आपकी फौजदारी अदालत, एंटी टेररिज्म की अदालतें मौजूद हैं, तो आप उनके ज़रिए प्रोसीड कर सकते हैं। आपने 9 मई की FIR दी, उनमें आप चलान भी आए, तो उन लोगों का ट्रायल हो सकता था। क्यों ज़रूरत पड़ी कि सिस्टम से बाहर निकाल के आपने एक ऐसा काम किया जिसको आइन की प्रोटेक्शन ही नहीं है? अगर देखें 21वीं तरमीम लाई गई थी तो एक टाइम बाउंड एक एक्टिविटी थी और उसमें आपने देखा कि हार्डकोर जो टेररिस्ट थे उनको सजाएं हुई। APS के वाक़े के बाद आपकी नेवल बेसों पर हमले, जो जिधर हमले हुए उन्हें सजाएं हुई, मगर वो सजाएं क्यों सस्टेन हुई? क्योंकि उन्हें आपका आइन कवर देता था। अब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट आ गई जो 4-1 से सिविलियन पे आर्मी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लागू होता। अगर कोई सिविलियन किसी आर्मी पर्सनल के साथ मिलकर कुछ करता है वो एक डिफरेंट चीज़ है, मगर स्टैंड अलोन बेसिस पे इसकी नज़ीर नहीं। लेकिन इस पर अतातारा साहब का मौक़िफ़ है ना कि देखें, अगर किसी ने करप्शन किया है तो नायब अदालतों में जाएगा, FIA से रिलेटेड है तो FIA की अदालत में जाएगा, बैंकिंग में कोई करप्शन हुई तो बैंकिंग कोर्ट में जाएगा। इसी तरह से अगर किसी ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया तो वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। नहीं तो पार्लियामान पे कोई हमला करेगा तो वो पार्लियामान उसको सजा देगी। बात है कि आपने अदालतें बनाई हुई हैं इस काम के लिए, अदालतों का काम आप खुद से करने लगेंगे। अगर जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर आपने खुद बनना है तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा? देखें, एक बंदा है जिसको आपने चले एज ए आर्मी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया, वो एट द एंड ऑफ द डे है तो आर्मी का ऑफिशियल है ना, वो जज तो नहीं है। तो उसने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया? फिर आप देखें, मार्च को पहले बैच की सजाएं हुई थी जिनकी छोटी छोटी थी, आ गई। मुझे आप एक फ़ैसला दिखा दें आर्मी एक्ट के अंदर जो प्रोसीड मार्च में हुए थे जिनका बाहर आया हो। आज भी आप अगर ये चला रहे हैं, ये प्रेस रिलीज़ के थ्रू आपको पता चल रहा है, कोई फ़ैसला है। देखिए, प्रोसेस में फेयरनेस होनी चाहिए। देखें, ये भी किसी के बच्चे हैं, इनमें से गलती हुई होगी, किसी के साथ हुई होगी, मगर इस तरह से ट्रीट करना, देखिए ड्यू प्रोसेस तो देना है। तो आप कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ? 100% आपके। जी मौलाना चांडियो साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं दी जा रही हैं, इससे क्या मुज़ाकरात का अमल मुतासर हो सकता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस पर शिकवा यह है कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया।
मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे ईमानदाराना बात करता हूँ, ढकी छुपी नहीं करता। मुझे पीटीआई की नीयत पे कभी भी एतबार नहीं रहा। पीटीआई हमेशा मोड़ जाती है, पता ही नहीं चलता है, अचानक कहाँ फिर जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। अब इन्होंने बातचीत भी शुरू की, आधे रहनुमाओं को लगा दिया है बातचीत पर, आधे रहनुमाओं को लगा दिया है उसी पुरानी ज़बान पर। जी सिविल नाफरमानी मौजूद है, अगर नहीं बातचीत होगी तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे। ये एक किस्म का दबाव है। सियासी बातचीत जब आप कर रहे हैं, मुज़ाकरा चल रहे हैं, तो इस किस्म के बयान देना मुनासिब किसी भी सूरत में नहीं है। और हम यूँ कर देंगे और यूँ कर देंगे, ये कहना, इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जा रहा है, या दूसरा गिरोह है उसे भी इख्तियार में लाया जा रहा है कि वो भी दबाव की बात करे। और ये दबाव है, दबाव से आज़ाद होकर बात करेंगे तो बात होगी कामयाब, वरना नहीं हो सकती। अभी आज मैंने अखबारों में पढ़ा पीटीआई के बड़े अहम रहनुमाओं के बयान पर, भाई हम तो मायूस हैं। पीटीआई खुद कह रही है कि बातचीत नहीं होगी, कामयाब नहीं होगी, खुद मायूस है बातचीत से। ये कैसे ये फिजा पीटीआई की तरफ से भी फिजा बातचीत की नहीं है। हालांकि आपको याद होगा, मेरे सारे प्रोग्राम आपने सुने देखे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इनको सियासी पार्टियों से बात करनी होगी, इन्हें इसी हुकूमत से बात करनी होगी, और कोई तरीका नहीं है बातचीत करने का। ये कहते नहीं हम उनसे बात करेंगे जो असल मालिक है। बाबा मालिक अल्लाह है, अभी हुकूमत में ये बैठे हैं, ये वजीर आज़म है, ये वजीर खारजा है, इन्हीं से बात करनी होगी आपने। आप नहीं माने, आपने चलिए सर, बातचीत तो हो रही है ना सर, अब आपको नियत पे शक क्यों है? आप क्यों कहते हैं कि जी नियत, आप कहते हैं कि नियत पर एतबार ही नहीं है? बातचीत तो हो रही है ना सर, आपके लोग भी उसमें शामिल, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। पीटीआई के बयान देख लें, फिर मुझे बताएं आपको शक होता है नहीं होता है कि हम तो हैरान हैं, खुद पीटीआई मायूस है बातचीत के नतीजों से। इसका मतलब क्या हुआ? सीनियर रहनुमा कहें कि हम तो तैयार बैठे सिविल नाफरमानी के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? आप बताएं खुद। जब आप दबाव वाली कैफियत पैदा करेंगे तो मैं कहूँगा ना मायूस हैं हम। आप कहें जनाब कोई मशरूत नहीं है, गैर मशरूत बात है, दिल साफ है हमारे, हम हर हाल में बनेंगे। हाँ, उसूलों की बात होगी, मफादात की, जो सियासी मफादात है उनकी बातचीत, ये दुरुस्त है। लेकिन ये कहना सर, लेकिन चांडियो साहब वो मौजू तो होगा ना, मुज़ाकरात का कोई मौजू तो है ना जी, वो उस मौजू के बगैर कैसे मुज़ाकरात में उतर सकते हैं? वो तो कहेंगे ना जी हम इन 3 मौजूआत पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप उसे शराइत कह लें, आप उसे मौजूआत कह लें। मौजूआत और शराइत में बड़ा फर्क होता है। मौजूआत है कि उसमें बातचीत भी होगी, हो रही है। शराइत का मतलब ये नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे, खान साहब रिहा नहीं हुए तो हमारी बातचीत नहीं होगी। ये बात ना, शराइत की बात नहीं होती। गैर मशरूत कहते, अगर शराइत है तो गैर मशरूत कहते हुए पीटीआई को गैर मशरूत बातचीत करनी चाहिए और कहना चाहिए हम सियासतदानों से ही बात करना चाहते हैं। अभी परसों भी इन्होंने कहा है कि इनके अख्तियार में कुछ नहीं है, इनसे हम कैसे बातें करें। भाई इन्हीं के जो भी कुछ है इन्हीं के अख्तियार में है, आपको इनसे बात करनी होगी और नतीजा खेज बातचीत करेंगे तो पाकिस्तान बहरान से आज़ाद होगा, वरना ये मुसीबत चलती रहेगी और आपकी जान भी आज़ाद अभी नहीं होगी, अभी बड़ा वक्त है। आप कैसे कहते हैं, आपने हमले जब किए हैं मिलिट्री प्रॉपर्टीज पर, इदारों पर, तो वही होगा ना। सारे पाकिस्तान ने आपको देखा, आपने मिलिट्री की गाड़ियों को लाठियां मारी, मिलिट्री के जवानों को, फौजी जवानों को चोटें लगी। कैसे आप कहते हैं? जब ये इतने सारे इदारे, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो वो ज़रूर अदलिया में के जब अदालतों का फैसला होगा तो ये भी होगा। और ये कहना कि नहीं हो सकता फौज में, क्यों नहीं हो सकता? अगर मामला फौजी होगा, फौजी इन्वॉल्व होगी, फौजी इदारा इन्वॉल्व होगा, उसके तो पार्लियामान पर हमला होगा तो क्या पार्लियामान सजाएं सुनाएगी? चांडियो साहब वो कहते हैं पार्लियामान पे हमला होगा तो क्या पार्लियामान सजाएं सुनाएगी? ये दुरुस्त है। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, मैं आपको, पार्लियामेंट के मुख्तलिफ इदारों को ये अख्तियार है
कि वो अपने आप को अदालत में तब्दील करके केस भी चलाते हैं। ये कमेटियां जो हैं ये अदालत हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट्री अंदाज ऐसा है। लेकिन अगर पार्लियामेंट की कोई कोर्ट भी होती तो यकीनन पार्लियामेंट पर हमला कोर्ट में चले जाते। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फौजी कोर्टें हैं, पार्लियामेंट को कोर्ट नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट की कमेटियों को अदालती अख्तियारात हैं और वो सजाएं दे भी सकती हैं। सही है, बिल्कुल नहीं साहब, वो कहते हैं जी सजाएं दे सकती है। देखें, ये तो मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास अपील है। मगर जो आपकी अब तक की आज के दिन की जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को एंडोर्स करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को नेगेट कर रही है। और पीपल्स पार्टी की एक जद्दोजहद की हिस्ट्री रही है। अगर वो अपनी इस जद्दोजहद पे पानी फेरना चाहते हैं वो फेर लें, ये उनका सवाबदीद है। मगर हमारा मौक़िफ़ ह्यूमन राइट्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हम एक दुनिया में रहते हैं, ठीक है, जहाँ हमने बहुत सारी कन्वेंशन भी साइन किए हैं। अगर हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स साइन किए तो हमने सोच समझ के साइन किया। और उसका आर्टिकल 14 बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी कोर्ट के स्टैंडर्ड पे वो कोर्ट उतर ही नहीं सकती जिसमें ओपननेस ना हो, जो फेयरनेस ना हो, जो इम्पार्शल ना हो। तो ये क्राइटेरिया इस पर अप्लाई करके देख लें ये किस तरह से उतरता है। मतलब एक चीज़ जहाँ चार्जशीट आज तक किसी को नहीं पता कि उन लोगों को सज़ा, अगर किसी को 10 साल हुई है, हसान को 10 साल किस चीज़ की दी है, कुछ स्पेसिफिक एलिगेशन सामने आया, चले उसकी फुटेज है, ठीक है, अब आगे आपने उसको चार्जशीट देनी है, कन्फ्रंट कराना है, उसे वकील का हक देना है। सारे मामला जब तक वो नहीं होगा, कोई उस प्रोसेस को देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं कि एविडेंस कौन सा आया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये बताइए कि ये आज जो 60 सजाएं सुनाई गई हैं 60 अफराद को, अब इसमें इससे एक इशारा तो ये मिलता है या पता चलता है कि भाई जो आलमी एक रद्दमल आया था 25 सजाएं सुनाने के बाद, उसको तो मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ उमैर न्याय साहब हमारे पास मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जी इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे नहीं हुए, ये गैर कानूनी तरीके से सुनाई गई सजाएं हैं। आप क्या कहेंगे? है कि कैसे कानून के तकाजे पूरे नहीं करेंगे। आपका प्रॉपर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट बैठता है एक दिन कोर्ट काउंसिल, उसके बाद उसमें तमाम रिकॉर्ड होती हैं। आपको एक्यूज को हक दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी का स्टेबल लॉयर रख ले, अपनी मर्जी के जितने आपने गवाह पेश करने हैं वो कर लो। उसके बाद एक्यूज को अपनी भी सफाई देने का मौका दिया जाता है। फिर उसके बाद ये तो केसेस कब से चल रहे, तकरीबन फाइनल हुए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डर्स आपने नहीं सुनाने, दैट्स व्हाई इट्स बीन प्लेस्ड। अब उन्होंने अलाउ कर दिया। एक तो देखिए पाकिस्तान के आईन कानून में ये चीज़ है 1972 से लेके और आज तक 2023 तक 1875 सिविलियंस को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में सजाएं हुई हैं। और सिर्फ ये पीछे के दौर हुकूमत में 18 से लेके 22 तक यहाँ पर 180 लोगों को सिविल कोर्ट में, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में सजाई हुई। ये पीछे के गवर्नमेंट के दौरान में हुआ। आप तो सब ठीक था, अब कैसे खराब हो गया? और सेकंड ये कि पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, मीन की अदालतों ने अलाउ किया, कैसे ये गलत हो सकती? और उसके बाद इनको अब नेक्स्ट रेमेडी दिए, आपको सजा मिली है, आप हाई कोर्ट में चले गए, अपनी सफाई पेश करें, दोबारा पेश करें। अगर आप समझते हैं आपको कोई जाती वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक तस्वीर, सिर्फ फर्क जो होता है असल के इसमें डेली बेसिस पे ट्रायल होता है, क्योंकि एक कोर्ट के पास एक ही केस होता है। सिविल में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में 20-25 केस होते हैं, इसमें 10 साल लग जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इसका कोई मतलब आप समझते हैं कि वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड था, जिसमें वो कहते हैं कि जी हमें तशवीश है कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो रही हैं, बरतानिया ने कहा, अमेरिका ने कहा, यूरोपियन यूनियन का GSP+ की बात भी उन्होंने की है, तो इससे क्या पाकिस्तान को कोई मुश्किल भी का सामना भी करना पड़ सकता है आलमी रद्दमल के नतीजे में? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। द ओनली थिंग इज के पाकिस्तान शुड बिहेव लाइक अ सॉवरन न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट। हम सॉवरन कंट्री हैं, हमारे अपने कानून है, हमारी अपनी आला अदालतें हैं, उनके मुताबिक जो केस चलते हैं, उनकी इजाजत निकलते हैं, उसको नोबडी कैन चेंज। इट इज अननेसेसरी प्रेशर। बात ये कि आपकी अपने सामने ये मुझे बताइए कि ये यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन, जब इनके पीटी हुकूमत में 180 सिविलियंस को सजाई हुई हैं, कभी किसी एक साल में 2020 में 61 को हुई हैं, कभी 35 लोगों को एक साल में हुए, कभी एक को 20 हुए हैं, तो आप मुझे बताइए उस वक्त ये लोग कहाँ थे? इट इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा। और ये प्रोपेगेंडा जो एक प्लान तरीके से किया, सरंगेजी की जा रही है, जहर उगला जा रहा,
मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, इट मस्ट स्टॉप, इट इज वेरी अनफेयर। देखें, यही नैरेटिव है दुश्मन का कि फौज और अवाम में खलीज पैदा करो, फौज को कमजोर करो, क्योंकि फौज ने साबित किया कि हम मजबूत हैं, हमारी फेडरेशन इसलिए मजबूत है और हमें कोई दुनिया की ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपने देख लिया 2020 तक हमने कैसे दहशत खत्म की थी, अभी भी फौज स्ट्रांग है। इसीलिए इंडिया की जरूरत नहीं कि हमारी तरफ देख सके, कभी वो हमारी न्यूक्लियर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पे एतराज कर रहे हैं अमेरिकन स्टैंड यूनाइटेड। दिस इज द टाइम, शो स्टैंड, और पार्लियामेंट और ये सेनेट में जाके एक ज्वाइंट सेशन करके आए, उठ के वहां भी स्टेटमेंट दें कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस अंडर प्रेशर। सही है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, इसमें दो तीन चीजें और जुड़ी हुई हैं जरा। एक तो ये सवाल आमतौर पर उठाया जाता है कि जब किसी का ट्रायल होता है कोई बेगुनाह भी करार दिया जाता है या साबित हो जाता है, कोई गुनहगार भी हो जाता है, लेकिन यहां पर सबके सब गुनहगार साबित हो गए। और फिर ये कि इस बात का तयन कैसे होता है कि किसको कितनी सजा देनी है, इस पर मैं आपसे राय लेता हूं। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो चांडियो साहब को जरा मैं शामिल गुफ्तगू दोबारा कर लूं। चांडियो साहब, ये अब ये सब जो सजाएं हुई हैं, ये पीटीआई का मौकफ ये है कि ये सिविलियन कोर्ट से भी तो हो सकती थी, उन पर क्यों एतमाद नहीं किया जा सकता? आखिर वो भी अदालतें हैं, यही सजाएं वहां से भी दी जा सकती है। अगर ये इनका जुर्म साबित होता है, यहां हुआ है तो वहां भी हो जाता। अगर यहां पर एविडेंस मौजूद है तो वहां भी एविडेंस साबित किए जा सकते थे, तो क्यों नहीं सिविलियन कोर्ट से इनको ट्रायल किया जा सकता? हमें तो अदलिया के हर हिस्से पर एतमाद है, हम कभी अदलिया के सामने खड़े नहीं हुए। लेकिन पीटीआई ने जो पिछले दिनों में जो अदलिया के हवाले से भी जो अवाम को, हमें, आपको, सबको जो सबूत फराहम किए हैं अपने रवैये के, वो भी आपके सामने है। एतमाद नहीं रहा। किस इदारे को आज़ाद छोड़ते हैं प्रेशर से जो अपने फैसले खुद कर सके? आप बताएं। सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को जो हाल किया इन्होंने, आपको पता नहीं है? आपने एक जुमला बीच में कह दिया, वो हमारे दोस्त ने, कि पीपल्स पार्टी ने तो खिदमत की थी, अभी अपनी कमाई गर्क करना चाहते। नहीं, हम नहीं, हम सियासी लोगों को सजाएं देने के मुखालिफ है। हमने बड़े जुल्म बर्दाश्त किए, हमने कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। बात हमारे उसूल की नहीं है कि हम कह रहे हैं कि उनको सजाएं दें, बिल्कुल नहीं। लेकिन बात यह है कि मसला हल कैसे होगा? आप बातचीत में राजी नहीं होते, आप बात करने के लिए आते नहीं हैं, शराइत पहले ले आते हैं, दबाव अपनी जगह पर कायम रखते हैं, फिर वो भी हुकूमत है, हुकूमत भी अपना दबाव जरूर दिखाएगी। आप कहते नहीं सिविल नाफरमानी तो हमने अपने हाथ में कपड़ों के पीछे छुपा के रखी है, वो किसी वक्त भी निकाल लेंगे। तो हुकूमत कोई बेवकूफ़ों की बैठी हुकूमत है जो कुछ नहीं कहेगी? आपके हर सवाल का जवाब हुकूमत देगी। हुकूमत में एक मुस्तकिल इदारा होता है। आप जब हुकूमत में थे तो आपने क्या किया था? आप बताएं। जो आपने हाल किया है आप बताएं ना। आप अपनी कारकर्दगी, मैं तो हमेशा कहता हूं टीवी पर, जनाब पीटीआई से कुछ न पूछो, पीटीआई से कहें कि आपने जब इख्तिदार संभाला एक वादा बताओ जो आपने पूरा किया। कोई बड़ा वादा मैं आपसे नहीं पूछता। आपने तो कहा था हम प्रोटोकॉल खत्म करेंगे, बताए कौन से मिनिस्टर का प्रोटोकॉल खत्म किया? कौन से गवर्नर हाउस को आपने लोगों के लिए खोल दिया था? आप अपने वादों की तो बात करते नहीं है, आप अपनी कोई बात नहीं करते, कोई जवाबदार नहीं है, बस अपनी तरफ से बातें किए जाते हैं। आखिर ऐसा तो नहीं चलेगा। वहां हुकूमत है, यहाँ सियासी पार्टियां हैं। आप सियासी पार्टियों को गालियां देंगे, सियासी पार्टियों को लानतें देंगे, पार्लियामेंट को लानतें देंगे और फिर तवक्को भी करेंगे। ये नहीं हो सकता ऐसा। आपको भी सियासी बनना होगा, आपको अपना रवैया सियासी रखना चाहिए, सियासी बनना होगा। सियासतदानों पे एतमाद करें। शुरू कर दिए तरीके साहब ने। सर अब आप एक कितना इनको थोड़ा सा तो अब आप क्रेडिट देंगे ना इस बात का कि हाँ मुज़ाकरात के लिए राजी हुए और नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं तब दूंगा जब इनकी जो बाहर की अफवाज बैठी है वो भी इन मुज़ाकरात पे एतमाद करे। वो मुसलसल बाहर से तोपे चला रहे हैं कि हम तो तैयार बैठे हैं सिविल नाफरमानी के लिए, मुज़ाकरात नहीं कामयाब। ऐसे थोड़ी करते हैं यार, मुज़ाकरात यूं चलते हैं। चले इन चीजों का जवाब सर मैं लेता हूं उमैद साहब से। एक अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, तो फिर आप अपनी जो बाहर बैठी हुई ब्रिगेड है उसको भी कहें कि वो जरा हाथ हल्का करे और जहर उगलना बंद करे, फिर ही बात आगे बढ़ सकती है। आप ये कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेके इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैंने सब आपने दोनों की बात सुनी है और मुझे नहीं मालूम, आप शायद टेक्निकली आप कह रहे हैं कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पूरे कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं और तमाम चीज़ों को और उनको अपने सफाई का हक देकर फिर सजाएं सुनाई गई हैं। और चांडियो साहब का नुक्ता नज़र यह है कि आप बातचीत करने में संजीदा नहीं हैं। अगर संजीदा होते तो आप बाहर जो लोग बैठे हुए हैं आपके सोशल मीडिया पर और बाहर जो आपके, वो जिस तरह का जहर उगल रहे हैं, ये मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देगा। देखिए, मुज़ाकरात का जो बेसिकली देखें ना, मकसद क्या है कि पॉलिटिकल फोर्सेस टेबल पे बैठी हैं और ये मुज़ाकरात कोई आम मुज़ाकरात नहीं है। ये कोई बैक डोर चैनल के ज़रिए मुज़ाकरात नहीं चल रही, ये कोई बंद दरवाज़ों में नहीं हो रहे, ये कोई हम लंदन या न्यूयॉर्क बैठ के नहीं मुज़ाकरात कर रहे, ये इसी पार्लियामान के अंदर हो रहे हैं, स्पीकर साहब की सरबराही में हो रहे हैं और पार्टीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की सीरियसनेस है। अब जहाँ तक कामयाब होने का है तो वो तो देखें, जब बातचीत चलती है, बात से बात निकलती है, चीज़ें डिसाइड होती हैं, फिर देखना होता है कि कौन सी पार्टी कितनी रिलैक्सेशन लेगी। हमेशा 100% अहदाफ नहीं अचीव होते, मगर जो बात आज है डेडलाइन भी दी गई है 31 जनवरी, तो देखें 31 जनवरी की डेडलाइन के इसके अंदर अंदर होगा, तो फिर आप शराइत आयद कर रहे हैं। चांडियो साहब ये तो नाराज हो रहे हैं कि आप शर्तें क्यों लगाते हैं। तो मिसाक जमहूरियत में इन्हें कितना टाइम लगा था, लंदन इनकी कितनी को मुलाकातें हुई थी। बात है ये कोई नेवर एंडिंग को प्रोसेस तो है नहीं। अगर सीरियसनेस हो, इतना बड़ा एजेंडा नहीं है, चीज़ें बैठें, पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉइंट्स रखें, उन्हें जो हमसे ग्रीवियंसेस हैं सामने रखें और चीज़ें उधर बात रिजॉल्व हो जाती है। जनवरी तक मामला नहीं अंजाम को पहुंचते, क्या होगा फिर? देखिए, सीरियसनेस का तो पता चल जाएगा। 31 तो बहुत दूर की बात है, 2 पे जब पार्टी, हमारा तो इन्हें मौके वैसे ही पता है, मगर फॉर्मली फिर भी उमर अयूब साहब की सरबराही में कमेटी जाती है, कन्वे कर देती है और आगे से जो रिस्पांस आएगा वो तो 1-2 मीटिंग्स में ही पता चल जाएगा कि ये आया आई वॉश है या ये वाकई ही इस वक्त जमहूरी कुव्वतें संजीदा हैं या इनके पास इख्तियार भी है। जिस तरह से हम पे एतराज़ होता है ना, बुनियादी तौर पर ये भी देखना है कि जो हुकूमती वफ्त है वो कितना बाख्तियार है, वो कहीं और तो नहीं देख रहा, उसकी नज़रें कहीं और तो नहीं हैं। तो वो ये चीज़ें सारी देखी जाएंगी, एवेल्यूएट होएंगी उसके अकॉर्डिंगली। बिल्कुल सही है। 2 चीज़ें मैं आपसे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब पूछना चाहता हूँ। एक तो एतराज़ ये किया जाता है कि जितने भी लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ है उनमें से कोई एक भी बेगुनाह साबित नहीं हुआ। क्या ये महज इत्तफाक है? क्योंकि जब ट्रायल होता है तो कोई गुनहगार साबित होते हैं, कई बेगुनाह भी साबित हो जाते हैं। तो एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि किसे कितनी सजा देनी है। मैंने साहब ने शुरू में ये आर्गूमेंट रखा था कि किसी को 10 साल, किसी को 2 साल, ये किस बुनियाद पर फैसला होता है? देखिए असद, एक बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट जब केसेस लेता है तो दे इंश्योर के वो केसेस लिए जाएं जिनकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस अवेलेबल है। वी डोंट गो फॉर दोज हु आर, जिनको डाउट हो उनको अननेसेसरी मिलिट्री कोर्ट में घसीटा जाए। सिविल में ये होता है कि 100 लोगों की एफआईआर काट दी, बाद में 10 रह गए, बाकियों को सबको फारिग कर दी। इट इज नॉट लाइक दैट। एक तो ये बड़ी क्लियर बात है। लेकिन सजा पे डिपेंड करते हैं उसने कितनी ग्रेविटी ऑफेंस है। क्या वो ऑफेंस जो उसने माइनर किया है वो 1 साल डिजर्व करता है, 2 साल करता है, या सीरियस है जो जाके बहुत ज्यादा आपने जाके निशाने हैदर के जो यादगारों को नुकसान पहुंचाया, या GHQ में चले गए, या आपने कोर कमांड घर में जाके बहुत ज्यादा की, तो जो इस तरह की एविडेंस स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है, दे एंड दो डिजर्व मोर पनिशमेंट को ज्यादा दी जाती है। ये बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जाते हैं ऑफेंस को देख। लेकिन जनरली मिलिट्री कोर्ट्स में उन केसेस को ट्राई होता है जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है, कॉन्क्रीट प्रूफ है, उनको मिलिट्री फौज रिकमेंड करती है जिनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा इंतशार करने की और फौज और अवाम में लड़ाई करने की कोशिश की और इससे बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकते थे, उन लोगों को ये सजा इस तरीके से। सो आप कह रहे हैं कि जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाए उसके 0 चांसेस होते हैं कि वो बेगुनाह साबित हो जाए और सजा ना हो? 0 तो आई विल नॉट से, लेकिन ये मैं कहूँगा बहुत ज्यादा चांसेस इसको सजा मिलने, क्योंकि लेते ही वो केसेस हैं जिनकी ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एवरीथिंग इज अवेलेबल। उनको फिर हम कहते हैं कि अब इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए और फिर इनको साफ। चांडियो साहब, ये फरमाइए आपके अभी ये मुज़ाकरात की बात हो रही थी, इसमें उमैर न्याय साहब जो कह रहे हैं कि भाई ये अगली ही मुलाकात में पता चल जाएगा, 2 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें पता चल जाएगा आई वॉश है या संजीदगी कितनी है। और आज जो डाला जेल में मुलाकात करके मुज़ाकराती कमेटी बाहर निकली है, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी ये डेडलाइन है और 31 जनवरी से पहले पहले हम इस मामला को देखते हैं कि कितना समेटा जा सकता है। आपके ख्याल में 1 महीना काफी है सर? मेरे ख्याल में अगर नीयतें साफ है तो ये बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन जैसा इनका रवैया है और जैसे ये डेट दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता
कि इनकी नीयतें साफ है और ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। ये नीचे दिखाना चाहते हैं, हुकूमत को मसला हल करना नहीं चाहते। ये फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि हम तो बातचीत कर रहे हैं, हुकूमत नहीं मान रही। हुकूमत क्या नहीं मानेगी? आप पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है कि जनाब आप बातचीत करें। आप पूरे मुल्क को जवाब दे रहे हैं, मुल्क की हर सियासी पार्टी को इनकार कर रहे हैं। हम इनसे बात नहीं करेंगे, कर भी रहे हैं, मजबूर हो भी गए। जिनसे आपने करना चाहिए उन्होंने तो आपसे नहीं की, बिलाकर आपको इधर आना पड़ा। अभी मैं आपको एक सियासी कारकुन की हैसियत से मशवरा देता हूं, ईमानदाराना दिल साफ करके पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए इसी हुकूमत से जो आपकी बातचीत चल रही है इसको पुरखुलूस बनाएं, प्रेशर की फिजा हटाएं, बातचीत करें ताकि हुकूमत भी प्रेशर से आज़ाद होकर आपसे बात करे। फैसला अल्लाह करेगा, लेकिन पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आपकी सियासत को भी देख रहा है, हमारी सियासत को भी देख रहा है, हुकूमत के रवैये को भी देख रहा है। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन से आपको गलत समझता हूँ। आपका रवैया दुरुस्त नहीं है, आपका रवैया जमहूरी नहीं है, आपका रवैया सियासी नहीं है। आप हर सियासी पार्टी को जिस तर्ज का निशाना बनाते हैं, जो गालियां देते हैं, जिस जबान का आपने यहाँ कल्चर नाफिज किया हुआ है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है। ये कहाँ से सियासत लाए? अभी आप लाए दबाव है, अब यहाँ भी दबाव बढ़ा रहे हैं, वहाँ से बाहर से भी। बाहर वाला क्या कर सकेगा आप बताएं? कि ये कोई आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तियार मुल्क है। इस मुल्क की अपनी एक इंतहाई ताकतवर फौज है जिसमें पूरे मुल्क को फख्र और नाज है। आप कैसे दबाव डालेंगे? आप बताएं, समझाएं। आप दबाव की बात को छोड़ें, ब्लैकमेलिंग की बात को न करें, आप बातचीत करें, इन्हीं से बात करें। यही लोग हैं जो भी है इस वक्त मौजूद हैं, आपको इनसे बात करनी होगी। हम आपकी बातचीत में राजी हैं। मेरा मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का कोई सरकारी मौक़िफ़ नहीं है। मुझे तो आप तज्ज़िया निगार के तौर पे बुलाते हैं कि पीपल्स पार्टी की सोच क्या है। तो फैसला मेरी पीपल्स पार्टी के तज्ज़िया निगार के तौर पे करे। हाँ, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो क़यादत है मेरी, वो जो फैसला करेगी हमारे लिए तो वो आखिरी फैसला है। और मेरा ईमानदाराना कहता हूँ, पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी का बिलावल साहब, दोनों ही इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं, दोनों ही बातचीत को कामयाब कराना चाहते हैं। इन्होंने कभी भी तसादुम की राह अख्तियार नहीं की। ये हमेशा मुफाहमत और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने के हामी रहे। आप उनकी भी अहमियत दें, उनको अहमियत दें, उनके मौक़िफ़ को भी सुनें और अना को छोड़ें, जिद को छोड़ें, ब्लैकमेलिंग को छोड़ें। कामयाबी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सही है। आजकल एक सवाल बड़ा जेर बहस है और उस सवाल का जवाब हर कोई अपने अंदाज में देने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव आया तो क्या होगा। उमैन ऐसा राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, वो आफिया सिद्दीकी की बात कर रहे हैं और PMLN के और लोग भी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अगर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा आया तो फिर हम कहेंगे फिर आफिया सिद्दीकी को रिहा करो। हुकूमत को शायद मैंने सब अंदाजा है कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई चूंकि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, अदालत से सजा हुई है, अमेरिका उस बारे में पहले भी कह चुका है कि भाई अदालत ने सजा दी हुई है और रिहाई में अमेरिका को काफ़ी रिलक्टेंस है, इसलिए वो इसको अब नथी कर रहे हैं डॉक्टर आफिया की रिहाई के साथ। क्या ये एक मवाजना बनता है? वही देखें, आपने जो मवाजने की बात की, क्या इमरान खान अमरीकी शहरी है? जब इन्होंने रेमंड डेविस छोड़ना था तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या पापड़ बेले। उसने आपके 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का कत्ल किया था ना, तो दियत तक जो रेमंड डेविस ने इंकशाफात किए किसने पे की? तो आप तो झुक गए। इमल कांसी जब देना था, ठीक है, तो आपने नवाज शरीफ वगैरह ने कितनी दौड़ लगाई। आपके डेरा गाजी खान से ही अमरीकी डायरेक्ट उठा के FBI की टीम लेके गई ना, तो उसकी किसने की? और बाद में जो सबसे ज़्यादा हजीमत पाकिस्तान को उठानी पड़ी कि प्रोसिक्यूटर ने जो उस वक्त स्टेटमेंट दी, उसके सर पे 2 मिलियन का इनाम था। इस पर चांडियो साहब की राय भी लेता हूँ, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मगर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चांडियो साहब, ये जो मवाजना हो रहा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का और इमरान खान का, और कहा जा रहा है कि जी अगर इमरान खान अमेरिका रिहाई का मुतालबा करेगा तो फिर हम कहेंगे कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करे, मगर क्या ये कोई कंपैरिजन बनता है? क्योंकि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी शहरी है, इमरान खान भी पाकिस्तानी शहरी है। इमरान खान अमरीकी शहरी नहीं है जिसको अमरीका डिमांड कर रहा हो, मांग रहा हो।
वो यहाँ तो इंसानी हुकूक और दीगर मामला, और वो समझते हैं कि ये सियासी नौयत के केसेस हैं। रिचर्ड ग्रैनल जो नुमाइंदे हैं अब आने वाली इंतजामिया के, वो कहते हैं कि जी सियासी नौयत के केसेस हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर बनाए गए थे। तो आप क्या मवाजना देखते हैं हुकूमत का ये मवाजना करना सही है डॉक्टर आफिया और इमरान खान का? बड़ा मुख्तलिफ मामला है, लेकिन मामला ये है कि पीटीआई वाले बगले क्यों बजा रहे हैं। वो तो बड़े खुद मुख्तियारी की बात करते हैं, भाई हम किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, किसी की मदद भी हमें नहीं चाहिए। तो ये इनके अमेरिका के सदर के या किसी गैर मुल्की सरबराह के बयान पर जो खान साहब के लिए देते हैं, उनमें बगले क्यों बजाते हैं। पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है, आप जान लीजिए। ये सियासी मामला है, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मामला है जो इस पर असरअंदाज होगा। खान साहब पाकिस्तान के सियासतदानों से बात करें, पाकिस्तान के इदारों से बात करें, पाकिस्तान के इदारों के लिए एहतराम की ज़बान इस्तेमाल करें। आप पाकिस्तान के इदारों की तौहीन करते रहेंगे, आप दुनिया में से जादू की ले आए छड़ियां, आपका मसला नहीं होगा। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं चांडियो साहब, ये जो मुज़ाकरात हैं, इसमें मसला ये है कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनकी रिहाई तो अदालत से होनी है। तो आप कहते हैं कि बात करें अपने मसाइल के हल के लिए हुकूमत से। हुकूमत तो क्या दे सकती है? हुकूमत तो यही कहेंगे ना कि जनाब आपके केसेस अदालत में, अदालत देखिए, अदालत जाने, आप जाने। हुकूमत क्या दे सकती है? हुकूमत के पास देने के लिए क्या है इमरान खान को जो वो मुज़ाकरात में बैठे हैं? अब आप पता नहीं क्या मुझसे कहलवाना चाहते हैं। मैं वो नहीं कह सकता यहाँ इस वक्त इदारों को इदारे क्या दे सकते हैं या आवाम क्या दे सकते हैं। थोड़ा सा बात नहीं करता। मामले उनके अदालतों में हैं, अदालतें ही छोड़ेंगी। लेकिन अवाम की जो राय होती है, जो मुल्क की फिजा होती है, उससे आज़ाद अदालतें नहीं हो सकती। जो मुल्क की फिजा होगी उससे अदालतें आज़ाद नहीं होगी। अदालतों पर वो फिजा असरअंदाज होती है। ज़रूर अभी मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ, 10 बार तो मैं भी सजाएं काट के आया हूँ। मैंने अपनी कायद को देखा है, मैं अपने बड़े चेयरमैन अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा है, आसिफ साहब को देखा है। आप क्या समझाएंगे? इदारों का क्यों नहीं असर पड़ेगा? आवाम का भी असर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आपका तरीक़ेकार क्या है? आप इदारों को गालियां देंगे, अपने मुल्क को गालियां देंगे, मुल्क के इदारों के लिए गलतफहमियां पैदा कराएंगे, उनके लिए इश्तियाल पैदा कराएंगे, लोगों को तैयार करेंगे, आवाम को, दुनिया को कहोगे पाकिस्तान को पैसा ना दे, दुनिया को कहोगे सिविल नाफरमानी करें। कैसे आप कामयाब होंगे? कैसे इदारे आपकी मदद कर सकते? नहीं कर सकेंगे। आप देख लें, आपको बिल आखिर बिल्कुल सारे ये जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जी सही है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है खुद मुख्तार है, पाकिस्तान किसी के दबाव में फैसले नहीं करेगा। और मैंने सब यही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि ट्रंप के कहने पर तो कुछ नहीं करेंगे। मैंने साहब आप कैसी उम्मीदें अमेरिका से लगाए बैठे हैं? हुकूमत ने तो साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं जी हम डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर तो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इसे पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत समझेंगे। देखिए, ये खुद मामला अमेरिका से जोड़ना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे देखें, ना हमारी अमेरिका से उम्मीदें हैं ना आगे एक्सपेक्टेशन है। देखें, इमरान खान की सियासत अपनी एक इंडिपेंडेंट सियासत है, उस को ही फॉलो कर रहे हैं बुनियादी तौर पे। देखें, जैसा पहले कहा, देखें साइफर आया, साइफर अभी लैंड नहीं किया था तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो गई थी। इधर के तो मामलात इस तरह के हैं। तो ये वो लोग हैं जो कहते थे कि जी एब्सोल्युटली नॉट। खान ने जब कहा नहीं हमारी तो मईशत वेंटिलेटर पे, ये क्या कह दिया, ठीक है। और फिर आपने शहबाज शरीफ का सुना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ये वो लोग हैं जो देखें 500-500 मिलियन के लिए जो है ना नाक रगड़ रहे हैं। उन्होंने से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो अमेरिका को जवाब देने की पोजीशन में, अमेरिका को वो जवाब देगा जिसका कैरेक्टर इमरान खान की तरह होगा, जिसकी कोई प्रॉपर्टीज बाहर नहीं होंगी, जिसका कोई माली इंटरेस्ट बाहर नहीं होगा। आप मुज़ाकरात से कितना पुरुमीद है? देखें, मुज़ाकरात जमहूरी अमल है और बेसिकली मुज़ाकरात की टेबल पर आके खान साहब ने इन अ वे इनको मजबूत करने की कोशिश की है कि जिनके ये बेसिकली जिनसे घबरा रहे हैं उनसे इतना ना घबराएं, आएँ टॉक करें। इनको भी कोई परेशानी है, शायद उनकी भी परेशानी हम ही दूर कर सकें। तो मिल बैठ के टेबल पे मुख्तलिफ एवेन्यूज़ खुलेंगे और काफ़ी सारी आपके ख्याल में मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान की रिहाई अमल में आ सकती है? देखिए, वो डिफरेंट चीज़ है। देखिए, इमरान खान ने अपने ज़ोर पे आना है। इमरान खान के तो मुतअद्दिद केसेस थे, कन्विक्शंस हुई, ख़त्म भी हो गए, सजाएं सस्पेंडेड हैं, 1-2 ये पाइपलाइन में, ये भी कितना देर चल लेंगे। मगर मसला और है, बुनियादी तौर पर जो
इधर हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है, ठीक है, जिस तरह का मुल्क को नुकसान हुआ है, उस सारे का किसने अजाला करना है? फिर मईशत जिस दहाने पे पहुंच गई है आज इस बुरान की वजह से। देखिए इमरान खान तो तकरीबन अब 3 साल होने को है, वो तो सियासत से बाहर है ना, इमरान खान किसी पोजीशन पे नहीं है। तो मुल्क आज हालत ये किसने की है? किसी ने तो उसको मुल्क को वापस लेके जाना है, पटड़ी पे चढ़ाना है। तो ये अगर सियासी कुव्वतें समझती हैं कि सबका रोल है, सब मिल के, मगर ये एक्सपेक्ट करना हुकूमत से मुज़ाकरात में कि वो 1 साल के अंदर अंदर इंतखाबात अनाउंस कर देगी, ये खुद फरेबी नहीं है सर? क्योंकि इससे तो आपको, यानी कौन सी हुकूमत अपने ही खात्मे का ऐलान करेगी कि ठीक है जी हम इलेक्शन करा देते हैं? जो हुकूमत आई ही फरेब के ज़रिए, ठीक है, जिसका अपना वज़न ही नहीं है। देखिए नवाज शरीफ आज अपने फॉर्म 45 ले आए, अपनी हकीकी जो है ना साबित कर दे, ठीक है, ख्वाजा आसिफ अपने फॉर्म 45 सामने रखे ना और साबित कर दे। देखिए उन्हें खुद पता है उन्हें किसने लाया है, कौन बिठाया है, उन्हें अपना भी पता है। जब उन्हें पता है तो वो क्यों और सरेंडर करेंगे? मेरा यही तो सवाल है ना सर। इसीलिए तो वो कमज़ोर हैं, इतने ज़्यादा देर वो नहीं टिक सकते। उन्हें पता है कि इमरान खान का प्रेशर उन पे बढ़ रहा है। इमरान खान की अभी तो एक कॉल है, 1-2 और कॉल्स आ गई तो इन्हें नहीं भागने का मौका मिलेगा। हसीना वाजिद तो निकल गई थी, इनको वो भी चांस नहीं। कौन सी कॉल की बात कर रहे हैं आप? आगे जो भी खान साहब अगला पत्ता यूज़ करते हैं। अच्छा, यानी आप ठीक है सिविल नाफरमानी वगैरह की बात कर रहे हैं। मैं समझा कि अमरीकी कॉल की बात करेंगे, वहां से कोई कॉल आ गई, पत्ते की कॉल। ठीक है चांडिया साहब, सर वाइंड अप करते हैं अब जरा गुफ्तगू को। ये बता दीजिए कि ये जो मुतालबात हैं 1 साल के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाए, क्या हुकूमत इस ऑप्शन को पे गौर कर सकती है कि इंतखाबात जल्द करा दिए जाए? देखिए, लेकिन खुलूस से अगर बैठकर बात करेंगे तो हर मसले में बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं हंसता हूँ, मुझे तज्जुब होता है जब ये बोलते हैं ये कैसे आए थे। भाई आप कैसे आए थे? आप भी अपना तो बताएं आना। आप जो पहली इलेक्शन जीत कर आए थे वो कैसी इलेक्शन थी? आप भी तो बताएं किस अंदाज से जीत कर आए थे। आप अपना नहीं बताते। आपको कौन ले आया था? आप किसकी उंगली के इंतजार में थे? किस उंगली ने आपको मायूस किया? किसके कहने पे आपने टीवी पे हमले किए? किसके कहने पर आपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे हमले किए? आपने डीआईजी की रैंक के, एसपी की रैंक के हमारे सिंध के अफसर को इस्लामाबाद के रास्तों पे मारते रहे कि ये किसका पावर था? आपका पावर था? आपका पावर नहीं था। जिनके पावर पे आपने जंग लड़ी है आपको आज भी उन्हीं में आस रहा है। अब वो गैर जानिबदार हो गए, अब आप परेशान हो गए। और मैं बरमला कहता हूं, जब से आपकी उंगली छूटी है आप हवास बाख्ता हो गए। लेकिन मैं आपका दोस्त हूं, मैं सियासी कारकुन हूं, मैं सियासी कारकुनों का दोस्त हूं। मैं आपको कहता हूं सियासी फैसला करें, पाकिस्तान के हालात के मुताबिक फैसला करें, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में फैसला करें। अना को छोड़ें, जबान को दुरुस्त करें, तकब्बुर को छोड़ें, ये गालम गलोच की सियासत छोड़ें, ठीक ठीक सियासत पे आ जाए। ब्लैकमेलिंग को, दबाव की सियासत को छोड़ के बातचीत करें। बातचीत कामयाब जाएगी इंशाअल्लाह। आपकी हार नहीं होगी, हुकूमत भी नहीं जीतेगी, पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान के अवाम जीत जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया मौलाना चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं ऐसा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। चांडियो साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में से बहुत सी बातें मानी जा सकती हैं। अगर मुज़ाकरात का माहौल अच्छा रखा जाए तो उसमें चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और पीटीआई भी नाउम्मीद नहीं है इन मुज़ाकरात से, और पीटीआई भी समझती है कि हाँ इसमें से मुस्बत चीज़ें निकल सकती हैं। तो देखिए फिर मुज़ाकरात किस तरह से आगे चलते हैं। आज जो मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी की हुई है इमरान खान साहब के साथ, उसके बाद उन्होंने आकर 1 महीने का वक्त दिया। और अगर वाकई संजीदगी से मुज़ाकरात हो रहे हो तो 1 महीना एक अच्छा टाइम है। ये कोई 5 दिन का टाइम या 3 दिन का टाइम नहीं है, 1 महीना काफ़ी वक्त होता है। तो सब अगर पूरी उम्मीद है इन मुज़ाकरात से, तो देखिए कि अवाम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए इनमें से क्या बेहतर चीज़ निकलती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।